नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि जून सीरीज की शुरुआत में पंख लगे हैं। 18,500 के पार निकला है निफ्टी इंट्राडे में, उसी स्तर के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो शुरुआती सुस्ती से उभरकर अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 350 के आसपास की शानदार तेजी है। निफ्टी में 50 शेयरों में सिर्फ 5 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज लाल निशान में कारोबार हो रहा है। लेकिन आज का ज्यादातर श्रेय आप दे सकते हैं रिलायंस को, जहां पर 3% के आसपास की तेजी है। डे पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और आज शुरुआत में जो रफ्तार पकड़ी रिलायंस ने, उसको और अब तक बढ़ाया है अभी के सत्र में। ब्रॉडर मार्केट संकेत बाजार के पक्ष में ही है। ज्यादातर शेयर इस वक्त हर निशान में। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले हम ये कह सकते हैं कि 2 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त आपको दिखेंगे। 1.5 से 2 के बीच का आंकड़ा है। लेकिन इस बीच निफ्टी के जिन नतीजों का इंतजार था, ग्रासिम के नतीजे आ गए हैं और मुनाफा 4,070 करोड़ रुपए से घटकर 2,356 करोड़ रुपए पर आए हैं। तो मुनाफे के फ्रंट पर एक चोट लगी है। साल दर साल ये आंकड़े हैं। और अगर हम बात करें अगर डिविडेंड की, तो 10 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। हालांकि शेयर जो है निफ्टी के टॉप लूजर्स में ये शामिल है। इनफैक्ट दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है। आय हालांकि बड़ी है कंपनी की। आय 28,811 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,462 करोड़ रुपए का ये फिगर रिपोर्ट किया है ग्रासिम ने। 1681 रुपए के आसपास का भाव अपनी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। मार्जिन के फिगर किस तरह से निकल के आते हैं उस पर हमारा फोकस बना रहेगा। लेकिन नतीजे थोड़े से निराशाजनक है मुनाफे की फ्रंट पर। हालांकि आय बढ़ी है। आय में तकरीबन 450 करोड़ रुपए के आसपास का, 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का उछाल हमें देखने को मिला है। और मुनाफा घटा है तकरीबन यहां पर 1,700 करोड़ रुपए के आसपास की कमी आई है मुनाफे में ग्रासिम के। तो जरा ग्रासिम के नतीजों पर एक बार व्यू ले लेते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि ये ट्रेड सेटअप अब तक कैसे चल रहा है, ट्रेडिंग स्क्रीन क्या कह रही है और वादा बाजार के जो आंकड़े बने हैं जरा डिम्पी से उसको डिकोड करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले एक बार ग्रासिम पर व्यू ले लेते हैं। आज के हमारे खास मेहमान एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा भी हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीवी संदेश पर। बाजार पर व्यू लेंगे विजय जी, उसके पहले आपसे राय लेंगे ग्रासिम पर। नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं और नतीजों के बाद आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, निराशाजनक थोड़े से नतीजे हैं, मगर ओवरऑल मैं सेक्टर पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जो सीमेंट सेक्टर है छोटू से, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और इवन ग्रासिम में अगर गिरावट में आपको 1650 के रेंज में दिखता है, 1650 के रेंज में, मुझे लगता है ग्रासिम भी बहुत अच्छे लेवल्स पे है जहाँ पर बाइंग करी जा सकती है। इसके साथ साथ एसीसी है, अंबुजा है, बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, अल्ट्राटेक है। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि भारत सरकार ने जब बजट पेश किया तो करीब करीब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले था। अब ये 10 लाख करोड़ का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें जो सीमेंट, स्टील और अलाइड इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। और मेरा ये मानना है कि सीमेंट के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था। उसका कारण ये था कि कोयले के जो भाव थे वो बहुत तेज़ थे पिछले 1-1.5 साल में। और हमने ये देखा है कि पिछले करीब 6 महीने में जो कोयला है उसका भाव बहुत गिरा, इंटरनेशनल कोल का भी और डोमेस्टिक कोल का भी। और आप ये बात समझिए कि जो भी सीमेंट प्लांट हैं वो कोयले का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि सीमेंट कंपनीज को अच्छा करना चाहिए आने वाले 1 से 2 तिमाही में। और जो आपको रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं वो इसीलिए दिख रहे हैं खराब, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हाई था। तो ग्रासिम में भी मैं ये कहूँगा, नीचे यदि मिलता है 1650 के आसपास, बहुत अच्छा लेवल है, वहाँ पे बाइंग करी जा सकती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इस चीज़ लिए है ग्रासिम का, क्योंकि हालांकि मार्केट को पहले से आइडिया था कि इस बार इनके मार्जिन्स करीब करीब 10% के आसपास रहेंगे, और लेकिन मार्जिन्स आए 6.5%। तो पिछली बार जो मार्जिन्स था इनका 11.5% के आसपास का था। ये जो प्रेशर होता है कॉस्ट का वो दिख रहा था कि हाँ इस बार फील होगा। वो होना चाहिए था करीब 10-10.5% तक का, यानी कि 1% का स्लाइड होता है, 1% घटता, लेकिन ये घटा है करीब 4%। ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसके अबीटा भी आपको दिखाता हूँ, जिसको हम कामकाजी दिखाते हैं, कामकाजी प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, वो 753 करोड़ से घटकर 430 करोड़ हुई है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट हुआ है ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे। आप भले ही प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा चेंजेस, चलो ठीक है, मार्केट का अपना पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस को देखने का, लेकिन 2 चीज़ें कम से कम कमोडिटीज़ वाली चीज़ में देखना चाहिए। एक मार्जिन्स उनके कैसे चल रहे हैं और साथ ही साथ इनका कामकाजी प्रॉफिट कैसे चल रहा है। BEML के भी नंबर्स आ गए हैं। एक बार लगे हाथ
विजय जी, आप ही जरा BEML पे बताइएगा, मैं नतीजे पढ़ के बता देता हूँ कि इस समय कैसे आ रहे हैं, और जो मेरे पास अनुमान है मैं उस अनुमान से थोड़ा कंपेयर भी कर देता हूँ। इस समय जो BEL की आय आई है वो घटी है, वो 1300 कुछ करोड़ की हुई है, पिछली बार से कम हुई है, ये 1600 करोड़ से कम। और इनका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है, 158 करोड़ के आसपास का, 133 करोड़ का पिछली बार का नंबर्स था। तो इस 135-138 करोड़ था, इस बार थोड़ा बढ़ के आया नेट प्रॉफिट। इनकी जो एबिटा है, जिसको हम कामकाजी कहते हैं, वहाँ पर 230 करोड़ से ये बड़ा है 280 करोड़, और इनके मार्जिन्स 13.5 से 20 हुए हैं। मार्जिन्स के फ्रंट पर ठीक, ऑपरेशन फ्रंट पर ठीक, प्रॉफिट के फ्रंट पर भी ठीक गिन सकते हैं कम से कम। BEML 2.5% का रिएक्शन आपको दे रहा है। सर एक बार अगर आपकी कोई और रीडिंग है तो जरा बताइएगा। नंबर्स प्रीमा फेसी BEML के ठीक दिख रहे हैं। मुझे लगता है BEML बहुत अच्छे लेवल्स पे है। जब भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है किसी भी कंपनी में, तो ये अच्छा है। अगर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रेवेन्यूज कम हुए हैं मगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, इसका मतलब इन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज अच्छी करी हैं, ऑर्डर बुक अच्छा है, और मुझे लगता है कि जो चार्ट फॉर्मेशन है वो भी बहुत अच्छा बन रहा है BEML में। एक अच्छी गिरावट के बाद इसमें हमने तेजी देखनी शुरू करी, और मुझे लगता है सीधा लगभग 1150 के लेवल से 1440 पे चल रहा है, तो 300 रुपए की तेजी कर चुका है। टेक्निकल पार्लेंस में यदि मैं कहूँ तो टेक्निकल चार्ट्स पे भी अच्छा है। रीजन क्या है उसका कि 1647 से लेके करीब करीब 1790 के बीच में एक गैप है, टेक्निकल गैप है। तो इस गैप को भी ये भरेगा, तो मुझे लगता है कि अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छे लेवल्स पे BEML है, सरकारी कंपनी है, दिग्गज है अपने आप में, और डिफेंस से भी इसका लेना देना है। तो डिफेंस स्टॉक्स पे मैं वैसे ही बुलिश हूँ, और मेरा ये मानना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत एक बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा डिफेंस की सामग्री के लिए, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे खरीदेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ पे सारे खनिज अवेलेबल हैं, लोहा अवेलेबल है। तो स्पेशल स्टील्स भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि स्पेशल स्टील्स बनाती हैं। तो आई थिंक कि डिफेंस के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, और BEML में खरीदारी करी जा सकती है इवन एट दिस लेवल। और अगर मैं आप मुझसे थोड़ा सा मीडियम टर्म टारगेट पूछे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है 1850-1900 जा सकता है। 1850 के टारगेट BEML के लिए, ये चोपड़ा जी की तरफ से। लेकिन चलिए बाजार पर चर्चा शुरू करते हैं और एक बार इंडेक्स पर व्यू लेते हैं, और अपने दो मेहमानों को और जोड़ लेते हैं। राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज़ के और डिसिप्लिन एडवाइजर्स के मितेश पांचाल हमारे साथ हैं। राजेश जी और मितेश जी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो संदेश पर। राजेश जी, अब तो देखिए निफ्टी रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 2% के आसपास की दूरी रहेगी। आज 18,500 को भी पार कर लिया हमने, और 2023 के रिकॉर्ड 2023 की ऊंचाई पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। निफ्टी बैंक की बात करें, शुरुआत आज सुस्त हुई थी और रिकॉर्ड हाई से 200 अंकों के आसपास की दूरी ही रह गई है। तो पूरी तरह से तेजी का मोमेंटम, जून सीरीज की शानदार शुरुआत, अभी आगे के लिए राजेश जी इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि रिकॉर्ड हाइज अब दूर नहीं है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, बिल्कुल मार्केट का मोमेंटम, मार्केट की ब्रेथ क्लियरली इंडिकेट करी कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, और हमें लगता है कि ऑलमोस्ट अब बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हम बहुत जल्दी वो लेवल को भी सरपास करते हुए दिखेंगे। ये कि फॉर्मेलिटी ही है कि हम बैंक निफ्टी पिछले कुछ समय से स्ट्रगल कर रहा है उसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल देखें तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड करें, और ये लेवल भी सरपास होंगे। और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 44,600 से 800 की तरफ आते हुए दिखेगा। वही हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी हम ऑलमोस्ट अब 18,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जो पिछली सीरीज में हम देखें 18,300 के आसपास एक सप्लाई जोन बना था, उसको डिसाइसिवली आज ब्रेकआउट करते हुए दिखा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग का प्ले सीरीज के पहले दिन ही देखने को मिला है। तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे जिस तरीके से शॉर्ट यहाँ पे अनवाइंड होते हुए दिखे सिस्टम से, तो ये मोमेंटम को 18,550-600 तो हमें लगता है कंटिन्यूशन में ही देखने को मिलेगा, और ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास भी पहुंचते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी में हमारा नेक्स्ट लेवल जो हम मान के चल रहे हैं वो आना चाहिए करीब 18,600 के आसपास। निफ्टी का मोमेंटम कंटिन्यू होगा। करंट लेवल पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति है दोनों इंडाइसेस के लिए। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक। राजेश जी, लगे हाथ, आप ये बता दीजिए कि ट्रेड क्या करना है, आपके पसंदीदा शेयर कौन से? क्योंकि आज हम देखने की हेवीवेट्स आज बाजार को सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं। रिलायंस
ने पूरा का पूरा आज दम दिया है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स हम देखने की लगातार थोड़े से फ्लेवर में हैं। ट्रेड के लिहाज से आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं? कोई आईटी शेयर है आपके पास? बिल्कुल। तो पहला स्टॉक आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस ही है और हमें लगता है कि अब आईटी स्टॉक्स में एक कहीं ना कहीं बेस बनते हुए दिख रहे हैं और सारे स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो पहले कुछ दिनों में हमने देखा कि मिड कैप आईटी ने काफी अच्छा रनअप किया, अब लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। तो पहला स्टॉक हमें लगता है टीसीएस यहाँ पे बाय करना चाहिए। जिस तरीके के सेटअप बने 3380 3400 तक के अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3280 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो मेटल स्पेस से होगा और उसमें हमें लगता है हिंद कॉपर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। पिछली सीरीज में भी देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बना के स्टॉक ने मोमेंटम दिया था, लेकिन हालांकि वहां पे अभी भी 110 के हर्डल बने हुए हैं। बट हमें लगता है आज के सेशन में जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स में बाइंग हुई और हिंद कॉपर ने जो ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, हमें लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होगा और अपसाइड के टारगेट हिंद कॉपर में 112 तक के आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 103.50 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है टाटा कम्युनिकेशन का। टाटा कम्युनिकेशन में भी देखें तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने अब 50 डे 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है और काफी समय से हम देखें तो एक वीकली सेटअप के हिसाब से एक प्राइस कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टाटा कॉम यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम 1330 की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा 1245। ओके ठीक है, 3 सौदे हैं, तीनों अलग अलग सेगमेंट से निकल के आए हैं और तीनों के अंदर तीनों बाय कॉल्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो टीसीएस की बात है और इसकी बड़ी वजह है, और आप जो देख पा रहे हैं अभी निफ्टी को 18,500 के ऊपर, इसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल है। रिलायंस तो आज फेमस हो रहा है, लेकिन आईटी पिछले 4 दिन से इस रेंज से निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। और आप यकीन मानिएगा इस बार का जो डेरिवेटिव डाटा है वो भी आईटी के पक्ष में था। पोजीशनें काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग साइड पे रोल हुई हैं और ये बड़े शेयर्स में ही होती हैं क्योंकि उनके ही फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। और आज देखिए आज ही काम हो गया। आज जून सीरीज़ की फर्स्ट डे है। जो शेयर रुके हुए थे अपने एक मूवमेंट के लिए ना, वो आज सारे दौड़े हैं। आज आईटी रुके हुए थे थोड़े बड़े शेयर्स, आज टीसीएस इन्फोसिस ऊपर आए। रिलायंस रुका हुआ था 4 दिन से, आज रिलायंस ऊपर आया। तो ये सारे शेयर्स वेट कर रहे थे कि शायद किसी तरह से एक्सपायरी खत्म हो और हम नई सीरीज़ के अंदर अपना कमाल दिखाएं। और एक ही दिन के अंदर निफ्टी ने 18,500 की इंपॉर्टेंस कम, 400 के ब्रेकआउट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है जो आज मार्केट के अंदर ज़्यादा नोटिसेबल है। इसी तरह से मितेश, आपका सिस्टम और मैं क्या कह रहा है, आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही बड़ा एक ब्रेकआउट मिला है जो हमने लास्ट वीकेंड पे भी बात किया था। तो विद इन दैट 3 काउंटर हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग अपमूव अभी शुरू हुआ है और हमारे हिसाब से बिगिनिंग ऑफ न्यू ट्रेंड है। सबसे पहला है एस्ट्रल लिमिटेड। वी आर ऑफ द व्यू के एस्ट्रल लिमिटेड में जो अब तक का जो मूव आया है वो एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह प्लेस होगा गोइंग फॉरवर्ड, एंड हमें लगता है कि स्टॉक इज नाउ पोइज्ड फॉर अ वेरी बिग अपसाइड। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1650 का स्टॉप लॉस हमने लगाया है। टारगेट में रहेगा 1950 और 2100। हमारे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव एस्ट्रल में ऑन द कार्ड है। दूसरा है HEG हेग लिमिटेड। हेग लिमिटेड की अगर आप पैटर्न देखो तो बहुत ही एक लंबी अवधि के लिए जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन पैटर्न में ही था और कंसोलिडेशन पैटर्न में से बाहर निकल के अभी स्टॉक एक अच्छा रनअप देने के लिए रेडी है। तो हेग में 1080-1100 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना है और हमारे हिसाब से बिगिनिंग ऑफ न्यू ट्रेंड है। बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है हमारे। हेग में 1050 के स्टॉप लॉस से आपको ट्रेड लेना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 1540, दूसरा टारगेट रहेगा 1700। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप आपने बहुत बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था पर अनफॉर्चुनेटली मैं आंसर नहीं दे पाया था, लेकिन अब की बार मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल इन दिस स्टॉक और स्टॉक का नाम है जोमेटो। जोमेटो में भी 5860 से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है। 62 के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और सिस्टम का कंफर्मेशन करंट लेवल के ऊपर आया है। तो 60 का स्टॉप लॉस लेके हम लोग चलेंगे। 70 और 85 ये तो 2 टारगेट हैं। डिम्पी जी आपको पता है सिस्टम और मेथड के हिसाब से हम लोग थोड़ा लंबी अवधि का व्यू लेते हैं, इसलिए हमारे टारगेट थोड़े एग्रेसिव और लंबे हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है सर, आपके टारगेट बड़े हैं तो और भी अच्छा है। इन्वेस्टर्स के लिए भी सौदे मिल जाते हैं। कई बार स्विंग ट्रेड ना हो, कई बार डेली बेसिस पर ट्रेड ना करते हुए आपको 2-4 शेयर पक्के पकड़ने हो ना, तो आपके वो शेयर्स काम आते हैं। अब आप देखो एस्ट्रल का आपने टारगेट दिया 2100,
अब ये 1774 चल रहा है और आपका स्टॉप लॉस अच्छा है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, और जिसको बड़े शेयर्स चाहिए, बड़े लेवल्स के साथ चाहिए इनफैक्ट, तो वो तो ज़रूर आपके शेयर्स को नोटिस करेगा। और जोमेटो मेरे को भी लग रहा था कि शायद आप ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 60 से 63 वाली जो रेंज है, इसकी हाथ बदला रेंज थी। ब्लॉक भी लगे, एक दो कुछ फंड वंड गए भी और आए भी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर ज़रा और चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे और पोजीशनिंग बन रही है। बैंकिंग की बजाय आईटी आज थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। कोई मिड कैप आइडिया विजय जी आप दे पाएंगे आईटी के अंदर? ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको आईटी देना है, आप फ्रीडम है आपके पास, आप कोई भी सेगमेंट से दे सकते हैं, बट तो थोड़ा कैटेगरी मिड कैप की हो तो ज़्यादा अच्छी होगी। डिम्पी, मेरा एक मानना है, हालांकि मिड कैप में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप देखें तो परसिस्टेंट जैसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, बिरला सॉफ्ट है बहुत अच्छा कर रही है, और केपिट में ऑलरेडी तेज़ी हो चुकी है। तो मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब आपको लार्ज कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो मिड कैप से बेटर लार्ज कैप होता है, क्योंकि उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मुझे लगता है इन्फोसिस जो अभी 1318 पे ट्रेड कर रहा है, इसको आप आराम से 1500 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। सिमिलरली टीसीएस। तो जब आपके पास लार्ज कैप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो लार्ज कैप में रहिए। इसी प्रकार से HCL टेक है, टेक महिंद्रा है, ये सारी दिग्गज कंपनीज हैं। विप्रो है, मुझे लगता है कि विप्रो बिल्कुल अभी बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो इन कंपनीज में क्यों ना खरीदारी करी जाए जब लार्ज कैप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ये सबसे पहले भागेंगे, और ये स्टेबल कंपनीज हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, HCL, इन सब कंपनीज में भी बहुत अच्छे मौके हैं खरीदारी के, और करने चाहिए। ठीक है, तो आईटी में अच्छे मौके लग रहे हैं विजय जी को, लेकिन एक बार जरा जो वो स्टॉक्स चेक करते हैं जहां पर रिजल्ट का बहुत दमदार एक्शन है। आज नतीजा है इन्फो एज के, Naukri.com की। ये शेयर है फिलहाल 6% ऊपर, 6% के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट फ्यूचर्स में टॉप गेनर ये शेयर। और कमिंस के नतीजे आए थे कल, ये शेयर भी आज 5.5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इन्फोएज में हमने देखा कि घाटा इन्होंने अपना कम किया है, और कमिंस के प्रॉफिट में तकरीबन 60% के आसपास का उछाल था। ये दोनों शेयर, राजेश जी आप बताइए, अगर किसी को अब भाव देख के कहीं ना कहीं आकर्षण आ रहा हो शेयर लेने को लेकर, उनके लिए सलाह क्या होगी आपकी? काफी अच्छा मोमेंटम आया इन्फोएज में। नौकरी में देखें तो एक डाउन टिक लेने के बाद स्टॉक ने जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वापस से दिखाया है, और इसके जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टॉक में, हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 4300 4400 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बीच लिया या पहले का होल्ड है तो पोजीशन होल्ड रखें, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए करीब 4070 के आसपास, और अपसाइड का टारगेट 4250 4300 तक आते हुए दिख सकते हैं। 4300 तक की तेजी हो सकती है इन्फो एज के शेयर में, लेकिन नतीजों का असर हम देख रहे हैं कि पेज इंडस्ट्रीज पे बहुत भारी पड़ा है, और शेयर ये 9% टूटा हुआ है। हालांकि इंट्राडे में 14% के आसपास तक की इसमें गिरावट थी, थोड़ा से सुधार हुआ है लोअर लेवल से ज़रूर, लेकिन अभी भी ये 9% कमज़ोर है। और तब जबकि बाजार में हम देख रहे हैं कि पंख लगे हुए हैं, 18,500 के स्तर को भी निफ्टी ने पार कर लिया है, और निफ्टी बैंक में बहुत शानदार रिकवरी हम देख रहे हैं। लेकिन ये पेज इंडस्ट्रीज के इस कमजोरी के पीछे क्या रीजन है? नतीजों में ऐसा क्या डिसरप्टर है जिससे पूरा का पूरा मूड खराब है और रिकवरी होने से रोक रहा है? बता रही हमारी सहयोगी वामाक्षी जुड़ गई हैं इस वक्त। वामाक्षी, बताइए क्या रीजंस हैं, नतीजों में खराब क्या रहा बहुत ज्यादा? जी बिल्कुल, पेज इंडस्ट्री आज फोकस में है। हमने देखा कि कंपनी ने Q1 FY21 से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा अर्निंग्स मिस रिपोर्ट किया है। कंपनी की आय 969 करोड़ पर आई है, 17% मिस है अनुमान के मुकाबले। अगर हम देखें तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट के 17.8% पर कंपनी मार्जिन रिपोर्ट करेंगे, मगर कंपनी ने करीब 13.9% पर मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। मुनाफे की भी अगर हम बात करें तो 136 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस थे, और कंपनी ने सिर्फ 79 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नतीजे कंपनी की तरफ से आए हैं। लार्जली देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते वीक सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। वॉल्यूम डी ग्रोथ देखने मिली है यहाँ पर 14% ईयर ऑन ईयर और 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। डिमांड कंडीशन की अगर हम बात करें, सारे ही सेगमेंट्स में अभी भी थोड़ी सी सबड्यूड है, और इनफैक्ट मार्जिन रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरने के बावजूद भी वीक रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से अगर हम देखें तो एडवर्स प्रोडक्ट्स मिक्स नज़र आया है, इन्वेंट्री भी हाई प्राइस है, और इनफैक्ट कंपनी ने हायर एडवर्टाइज
और सेलिंग एक्सपेंसेस भी रिपोर्ट किए हैं, जिसके चलते मार्जिन्स पर दबाव आया है। कॉनकॉर्ड में भी कंपनी ने हाईलाइट किया है कि डिमांड आउटलुक अप्रैल और मई महीने के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। डिमांड आउटलुक इनफैक्ट वो उनका मानना है कि इन्वेंट्री जो है वो भी ऑल टाइम हाई पर है, 128 डेज़ पर उनकी इन्वेंट्री है। कंपनी मार्जिन लेवल्स 18 से 20% पर रखना चाह रही है, और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये रेंज थोड़ी सी कम है, क्योंकि हिस्टोरिकली वो मार्जिन रिपोर्ट करते थे 20 to 22% के बीच में। इन्वेंट्री भी सारे चैनल्स में पाइल अप हो रही है, जिसके चलते जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी स्ट्रेच नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल कमज़ोर नतीजे, मैनेजमेंट की तरफ से आउटलुक भी इतना अच्छा नहीं है, और उसी के चलते पेज इंडस्ट्रीज़ में दबाव दिख रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट ने जो कहना था कह दिया। मैनेजमेंट ने नंबर्स के साथ जो बात रखनी थी वो क्वार्टरली नंबर्स के साथ रख दी, लेकिन अब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि जो गिरावट है, ये गिरावट की इंटेंसिटी क्या है। ये अभी और शेयर टूटेगा या फिर बेस बनने के बाद वापस से चलेगा, इसका काम करेंगे राजेश सर। राजेश जी, एक बार ज़रा आप टेक्निकली इसमें लगाइए, चेक कीजिए चार्ट को, और ज़रा ये देख के बताइएगा कि जो रिज़ल्ट्स का इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो गया। ये आप नियर बाय की सपोर्ट भी बता सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा 2-2,500 रुपये की गुंजाइश है, तो वो भी लेवल भी बता दीजिएगा। तो डिम्पी जी देखिए, आज जो लो बनाया पेज इंडस्ट्रीज ने, ऑलमोस्ट ये जो मार्च में लो बने थे उसके आसपास से ही स्टॉक ने एक लो बना के वहां से पुल बैक दिया है। तो 35,500 के आसपास के लो थे मार्च में, और आज भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास के लो बना के वहां से पुल बैक बना है। तो स्टॉक के लिए अब इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो करीब 35,500 के आसपास ही रहेगा, जो कि आज के लो बने थे। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर यहाँ से फर्दर गिरावट यहाँ से कंफर्म होगी, और देन फिर उसके बाद हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका डाउन साइड में 31,400-500 की तरफ आते हुए दिखेगा। बट अभी तक के लिए, टाइम बीइंग के लिए, हमें लगता है कि आज थ्रू आउट द सेशन का अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन हुए लोअर साइड पे, कहीं ना कहीं डिप में यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बना है। जिस तरीके की कैंडल यहाँ पे डेली चार्ट पे आज बनते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है कि अगर अब 35,500, ये थोड़ा काफी डीपर स्टॉप लॉस है करंट मार्केट प्राइस से, लेकिन ये लेवल को वॉच करना होगा। ये नहीं टूटते तो थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। इमीडिएट हर्डल जो रहेगा स्टॉक के लिए वो 38,300-400 के आसपास का है। वो लेवल क्रॉस करता है तो जो एक नेगेटिविटी बनी है टूवर्ड्स नंबर, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होते हुए दिखेगी, और देन फिर स्टॉक थोड़ा सा रिकवरी के मोड में वापस आते हुए दिखेगा। तो 38,400 हायर साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो देखना होगा, और नीचे में 35,500 ये लेवल को कुछ समय के लिए देखना होगा। ये लेवल के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, ये होगी बात पेज इंडस्ट्रीज़ को लेकर। सन फार्मा के नतीजे आ गए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रॉफिट और रेवेन्यू दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुनाफा जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही आया। मार्केट की एक्सपेक्टेशन था कि 1980 से लेके करीब 2,000 करोड़ के बीच में रहेगा कहीं, और डॉट वही नंबर आया। 1980 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज की है। 1 रुपये का डिविडेंड का कोई मतलब नहीं है, आप नहीं भी बताएंगे तब भी 1 रुपये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात, इसके अगर आप आय चेक करेंगे ना, तो आय के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है। क्वार्टर बेसिस पर इसका कन्वर्जन है, ये घाटे के मुकाबले कंपनी वाई बेसिस पर प्रॉफिट में आ चुकी है। सन फार्मा वाई बेसिस पर तो लॉस टू प्रॉफिट है इन द टर्म्स ऑफ आय। और अगर आप वैसे देख रहे हैं तो कंपनी के अंदर अच्छे नंबर्स इस बार इन्होंने दर्ज किए हैं, इसलिए आप ये स्टीप फॉल राइज देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे कुछ और नंबर मेरे पास आएंगे तो मैं वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो मेरे पास अच्छा मार्जिन्स के नंबर भी मेरे पास हैं इस समय। मार्जिन्स जो हैं वो करीब आए हैं इनके 25.6, और मार्केट एक्सपेक्ट करके बैठा था 25% का, तो मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेड ही हैं, इसलिए शायद शेयर टूट नहीं रहा नीचे। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है कंपनी की, नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है, और दूसरा इनके मार्जिन्स 25% के आसपास आए हैं। विजय जी, ये कंपनी ऑलरेडी वैसे भी वेट ही कर रही थी कि इसको क्वार्टरली नंबर्स का ट्रिगर मिल जाए। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि इनका यूएस का बिजनेस अब थोड़ा ठीक हो गया है, क्योंकि इन्होंने लिटिगेशन वहाँ पे काफ़ी हद तक सेटल कर ली हैं। एक बार आप इस कंपनी को कैसे रेट करते हैं? नंबर्स की सारी चीज़ें हम आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। 23 से 25.6 के मार्जिन है, इतना ही एक्सपेक्टेड था। हमें बुनियादी समझनी पड़ेगी, सारी जो केमिकल कंपनीज हैं या फार्मा कंपनी है कि जो एपीआई है, एपीआई वो पदार्थ होता है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, और वो एक उसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये बेसिकली एक चूर्ण होता है
जिसमें अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं और उन्हीं से गोलियाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं और भांति भांति की जो भी इनके प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। तो एपीआई के प्राइसेस में गिरावट आई है लगभग 30 से 40%, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पिछले कुछ तिमाहियों को देखें तो लॉजिस्टिक्स इश्यूज बहुत थे, बहुत सारे जो एपीआईज हैं वो चाइना से आते थे, तो वेसल जो थे, शिप्स के जो रेट थे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी। वेसल्स मिल नहीं रहे थे, चाइना के किसी पोर्ट्स में फंसे हुए थे। तो जैसे ही चाइना का ओपनिंग हुआ 1-2 तिमाही पहले, तो वहाँ पे एपीआई के प्राइसेस गिरे और सारी की सारी सन फार्मा जो भी फार्मा कंपनीज हैं उनको एक इनपुट कॉस्ट में रिलीफ मिला। तो मेरा ये मानना है कि पूरा फार्मा क्षेत्र ही इस बार मोटामोटी दिखाई दे रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी में, EBITDA में, मार्जिन में, हर जगह पे इंप्रूवमेंट है और ये इंप्रूवमेंट आने वाली तिमाहियों में बढ़ेगी। और जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज होती हैं वो बड़ी इन्वेंट्री कैरी करती हैं, तो जो इन्वेंट्री पुरानी हाई प्राइसेस पे ली हुई थी उसको खत्म करते करते 1 से 2 तिमाही लग जाती है। तो मुझे लगता है कि आने वाली 1 से 2 तिमाही जो होंगी तो वो बहुत अच्छी दिखेंगी और हो सकता है कि ईयर एंड तक आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो टॉप कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखें। तो सन फार्मा मैं बिल्कुल थम्स अप दूंगा और इस भाव पे मुझे लगता है कि खरीदा भी जा सकता है और इसका जो मेरा पर्सनल टारगेट है स्टॉक के लिए वो 1040-1060 है। ठीक है, 1040 रुपये, 1060 रुपये, ये टारगेट चोपड़ा जी की सन फार्मा को लेकर और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, ये एक बढ़िया चीज़ है। और 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है और अच्छी चीज़ ये है कि सभी पैरामीटर्स पर नतीजे इसके अच्छे आए हैं। 1000 रुपये के आसपास तक काफ़ी समय बिताया है सन फार्मा ने और फिर उसी दिशा में ये शेयर मूव करता हुआ 1000 रुपये से ऊपर के टारगेट से हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रोज़ की तरह, क्योंकि ये पूरा महीना हम ये कह लें मई का, यहाँ पर स्मॉल कैप का, मिड कैप का जलवा रहा है और सेलेक्टिव जो स्टॉक्स हैं बहुत चले हैं। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 20% के सर्किट पर ये शेयर है। मेडिप्लस हेल्थ हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, इसकी भी ये स्थिति है, नतीजे बहुत ही सॉलिड आए थे इसके मेडप्लस की। वोल्टेम ट्रांसफार्मर 15% ऊपर है, 5 पैसा कैपिटल 14% ऊपर है, तो एक्शन बड़ा भरपूर है। राजेश जी, आपको कहीं मौके देख रहे हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में? तो बिल्कुल काफी स्टॉक्स में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है और जिस तरीके से मिड कैप स्पेस में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से एक मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये क्लियर डायरेक्शन दिखाता है कि अब यहाँ पे मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस लौटा है और मिड कैप स्टॉक्स की तरफ वापस से रुझान बढ़ा है। तो हमें लगता है कि ये मिड कैप स्पेस में काफी स्टॉक्स जो कि एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी में आपने जो चर्चा करी उसमें एक ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक है, आप इसको देखेंगे तो इसमें भी काफी अच्छे ब्रेकआउट बने और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक फर्दर अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बना है और ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 520-530 की तरफ ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हमारी बाय करने की सलाह है मिड कैप स्पेस में। और आपने दूसरे जो स्टॉक्स की चर्चा करी, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, राइट? जी राजेश जी। हाँ, तो हमें लगता है कि मिड कैप आईटी स्पेस में तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू है। काफी स्टॉक्स F&O नॉन F&O स्पेस से काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में हमें लगता है कि ये स्टॉक में आज जिस तरीके से ऑलमोस्ट 19-20% के आसपास की तेजी यहाँ पे बनी है और स्टॉक को अगर हम वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बना है और ये नेक्स्ट टारगेट हमें इस लगता है इस स्टॉक के 950 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन बने रहना चाहिए और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 770 के आसपास रखना चाहिए। ठीक है, 770 के स्टॉप लॉस के साथ न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में बने रहने की सलाह है। मितेश जी, आपसे जरा FMCG स्टॉक्स पर जरा एक बार व्यू चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर इस वक्त डे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। 2650 रुपये का भाव है, 2% के आसपास की तेजी है। आज हमने देखा कि ITC भी 444 रुपये के आसपास तक ये शेयर पहुंच गया और वहां पर भी स्ट्रेंथ है, लेकिन HUL जितनी नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर मैं दोनों में अगर तुलना करने को बोलूं, हालांकि फंडामेंटली अपने पैरामीटर्स होते हैं, अगर हम वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो HUL का जो वैल्यूएशन है ITC से लगभग 2 गुना है अगर हम पी की बात करें तो। लेकिन चार्ट्स क्या कहानी कर रहे हैं? किसी को अगर मान लीजिए चूज करना हो, अगर किसी को ट्रेडिंग बेट्स लेने हो, इन दोनों शेयरों में आपको क्या सही लग रहा है अभी? देखिए, लास्ट जो शो था उसमें हमने कैटेगरिकली डिस्कस किया था कि बहुत ही कम समय है जहां पे आपको सेक्टोरियल इंडाइसिस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हमने जब अजय जी थे, आई थिंक डिम्पी जी भी थे, तब FMCG इंडेक्स की बात करी थी और हमारा FMCG इंडेक्स का टारगेट भी वहाँ पे रखा था।
वी आर ऑफ द व्यू के एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं प्रमुख, स्पेशली नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी एंड एचयूएल। उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शुरू हुआ है एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड। यहाँ से अगले 1-1.5 साल में बहुत ही बड़ा रिटर्न ये स्टॉक्स देंगे, ऐसा हमको लग रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप बीएसई एफएमसीजी की इंडेक्स की अगर बात करें, तो हमने उस टाइम पे भी टारगेट दिया था कि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं 17,700 के ऊपर एफएमसीजी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है बीएसई। 20,000 से 22,000 का टारगेट हमारा है गोइंग फॉरवर्ड। अभी स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चंस के ऊपर आऊँ तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है उसकी चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है करंट लेवल से, और हमें लग रहा है कि HUL गोइंग फॉरवर्ड विल आउट परफॉर्म द मार्केट, और हमें लग रहा है कि यहाँ से अराउंड 20 से 25% का राइज अगले 1 साल में आना चाहिए। और अगर मैं स्पेसिफिकली लेवल्स की बात करूँ तो उसका जो ऑल टाइम हाई था जो लगाया था 2021 में 2859.30 टू बी वेरी प्रिसाइज, वो क्रॉस होके नया ट्रजेक्टरी में स्टॉक्स जाएगा जिसमें टारगेट रहेगा बिटवीन 3000 से 3200। तो हमारे टारगेट्स विद इन द एफएमसीजी बहुत ही एग्रेसिव है, दोनों इंडेक्स पे और स्टॉक स्पेसिफिक पे। लेकिन जैसे एचयूएल की बात करी, वी आर ऑफ द व्यू के डाबर में भी ऐसा ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोइंग फॉरवर्ड आएगा, और डाबर भी एक डार्क हॉर्स की तरह उभर के आएगा ये सेक्टर में। उसका ऑल टाइम हाई जो 2021 में लगाया था 658.95 वो बहुत जल्द क्रॉस होगा, और स्टॉक जो है वो 750 के 800 की ट्रेजेक्टरी में जाएगा। तो विद इन द एफएमसीजी सेक्टर हमारी 2 टॉप पिक्स है, HUL एंड डाबर। HUL डाबर मितेश को पसंद है। राजेश जी, HUL डाबर के साथ लगे हाथ में चर्चा करते हैं वरुण बेवरेजेस की, क्योंकि हमने देखा था कि कल ब्रिटानिया रिकॉर्ड हाई पे गया था, आईटीसी रिकॉर्ड हाई पे गया था, वरुण बेवरेजेस का शेयर भी रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है, और अब लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप इस शेयर का भी, इस कंपनी का भी हो गया है। वरुण बेवरेजेस, आपको लगता है कि इसमें जो रफ्तार बनी है, क्योंकि अगर लिस्टिंग से जोड़ेंगे तब तो ये अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा है शेयर का, आज देखिए 4-4.5% की तेजी है और इस तेजी को बहुत अच्छे से सस्टेन किया है। क्या ये शेयर अभी और चलेगा या फिर एंट्री के लिए किसी करेक्शन का वेट करना चाहिए? अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वरुण बेवरेजेस में, अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, और जिस तरीके से सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, हमें लगता है कि यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट को भी एक अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। और हमें लगता है जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर मंथली चार्ट पे बने, ये स्टॉक में हमें लगता है पोटेंशियल है 2000 की तरफ भी बढ़ने का। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले टुवर्ड्स 1620 1600 तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1570 के आसपास, लेकिन हम यहाँ पे पोजिशनली टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए। इसमें करीब 1900 से लेकर 2000 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। ठीक है, वरुण बेवरेजेस में 2000 रुपए तक के स्तर आ सकते हैं। बहुत भरोसा इस कंपनी पर है, और ये अफ्रीका में विस्तार भी कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में कोई इन्होंने टाई अप किया है एक्विजिशन के लिए, और हम देख रहे हैं शेयर में बहुत शानदार तेजी लगातार बनी। लेकिन इस बीच गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के नतीजे आपकी स्क्रीन पर थे, और हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद शेयर में कमजोरी है 3.5% के आसपास की। दरअसल मुनाफा तो बढ़ा है, 68 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर आया है। आज दिन भर एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के शेयर ने, लेकिन आय के फ्रंट पर अगर बात करें तो परफॉर्मेंस वहां पर भी बेहतर है, 360 करोड़ रुपए के आसपास से बढ़कर 377 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आखिर ये शेयर टूट क्यों रहा है, जरा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर और चिंताएं निकल के आ रही हैं। लेकिन एक व्यू दीजिए इस पर राजेश जी, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क क्या करना चाहिए? हालांकि एक रेंज वाला ही ये स्टॉक रहा है पूरे साल में, बहुत बड़े मूव्स नहीं आए हैं, न तो ज्यादा गिरा है न तो ज्यादा ये चला है। बिल्कुल, तो पिछले 4-5 महीनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है। स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि देखें लोअर बैंड पे इसमें 58-59 के आसपास सपोर्ट है, और हायर साइड पे इसके जो सप्लाई जोन बने हुए करीब 68 के आसपास के इसके सप्लाई बने। तो पिछले 4-5 महीने का बिहेवियर तो यही दिखाता है कि एक रेंज में फंसा हुआ है। इसमें बड़ा जो मूव बनेगा या बड़ा प्ले जो हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें टेक्निकल सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है, वो करीब है इसका 68 का भी। या तो ब्रेकआउट जब इसमें होगा तो वहां पे इसमें एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और अगर वो ब्रेकआउट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है शॉर्ट टर्म में वो आना चाहिए करीब 76-78 की तरफ। तो हम यहाँ पे सलाह देंगे कि 68 के ब्रेकआउट पे ही ले, या फिर 60 के आसपास आता है तो वहां पे छोटे से स्टॉप लॉस से 58 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ठीक है, गेटवे क्लिक कर रहे हैं ये व्यू, लेकिन
एक बड़ी खबर आ रही है आईएफएल फाइनेंस को लेकर, वो ये कि ओपन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर आईएफएल फाइनेंस एमएसएमई के लिए पहला नियो बैंक लॉन्च कर सकती हैं। इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ गए हैं। अजय, पहले तो बताइए कि खबर आपके पास क्या है और नियो बैंक ये होता क्या है? अभिषेक, आईएफएल फाइनेंस जो है वो फोकस पे रहा है पिछले कुछ महीनों में अपनी बड़ी पार्टनरशिप डील्स और इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए। आपको होगा हाल ही में उन्होंने एक सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ ट्रांजैक्शन किया था जहां उन्होंने अपना हाउसिंग लोन बिजनेस में स्टेक दिया था। ऐसा ही दूसरा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन कल नेक्स्ट वीक आ सकता है आईएफएल फाइनेंस और ओपन टेक्नोलॉजीज। ओपन टेक्नोलॉजीज एक यूनिकॉर्न है, $1 बिलियन से ज़्यादा इनकी वैल्यू है और देश में ये बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स टेमासेक और जो सॉवरेन वेल्थ फंड है आपका सिंगापुर का और टाइगर ग्लोबल बैक्ड यूनिकॉर्न है, उनके साथ मिलकर भारत का पहला एमएसएमई के लिए नियो बैंक लॉन्च कर रहे हैं अगले हफ्ते। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं। नियो बैंक होता क्या है? नियो बैंक एक ऐसी एंटिटी होती है जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा एमएसएमई में क्रेडिट डिसबर्समेंट के लिए फुर्ती से क्रेडिट मिल जाए। किसी छोटे कारोबारी को तुरंत क्रेडिट चाहिए, जल्दी चाहिए, वो एक हफ्ते के बाद रीपेमेंट कर सकता है। उसका हिसाब कैसे किया जाए, उसके पुराने खर्चा करने के पैटर्न्स, कैश फ्लो के पैटर्न, इस सब का एनालिसिस नियो बैंक्स बहुत फुर्ती से करते हैं और इसलिए नियो बैंक्स एक ऐसा व्हीकल है जो एमएसएमई तक क्रेडिट पहुंचा सकता है। मैं आपको बता दूं कि करीब $500 बिलियन के ऊपर की अपॉर्चुनिटी साइज है। एमएसएमई को लोन मिलता नहीं है, हिस्टोरिकली बहुत मुश्किल होती रही है क्योंकि इनके पास कागज़ नहीं होते हैं, बहुत उनके पास डेटा नहीं होता है, लेकिन खर्चे और एक्सपेंडिचर का डेटा को एनालाइज करके नियो बैंक इनको लोन देता है छोटी अवधि के लिए। और केवल 14% एमएसएमईज को एक्सेस है क्रेडिट का, बाकियों को मिलता ही नहीं है। उसको लोन शार्क से और गांव के बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा है और ये दोनों मिलके एमएसएमई में बड़ा कारोबार करेंगे। अगले हफ्ते इसका अनाउंसमेंट आएगा। ये आईएफएल फाइनेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? निर्मल जैन हमारे चैनल पर आए थे कुछ टाइम पहले ही और उन्होंने गाइड किया था 1 लाख करोड़ की लोन बुक करेंगे। करीब 50-60 हज़ार करोड़ की अभी लोन बुक है। तो ये जो टारगेट इन्होंने सेट किया है, गाइडेंस दी है, ये बहुत फुर्ती से इस ट्रांजैक्शन के ये जो नियो बैंक के लॉन्च के साथ अपनी इसको पूरा ही नहीं करेंगे और शायद बीट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मीनिंगफुल हो सकता है आईएफएल फाइनेंस के लिए। हमने आईएफएल फाइनेंस से बात करने की कोशिश की इस खबर के बारे में, तो उन्होंने हमारी क्वेरीज पे कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन अगले हफ्ते तक ये नियो बैंक लॉन्च होने वाला है आईएफएल फाइनेंस के साथ। ठीक है, शुक्रिया अजय। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि नियो बैंक और इसके जरिए कोशिश होगी कि एमएसएमई के लिए वो फाइनेंसिंग को बढ़ा पाए। लोन बुक 65,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है और इस सेगमेंट में अगर ग्रोथ बढ़ती है एमएसएमई में तो निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को हासिल करने में आईएफएल फाइनेंस को फायदा होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर आ रही है, इसकी हम लोग पुष्टि करने की भी आगे कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कंपनी की तरफ से इस पर सफाई भी आ जाएगी और खबर आधिकारिक भी कुछ दिनों में हो जाएगी। लेकिन आज बाजार की गर्मी में डीलिंग रूम का माहौल वाकई बहुत गर्म होगा। किन शेयरों की चर्चा हो रही है, कौन से स्टॉक्स डिस्कस हो रहे हैं, ये बताने के लिए डिम्पी के पास चलेंगे। डिम्पी, बताइए क्या खबर है? जब अभिषेक आपने गर्मी की बात बोल ही दी है तो मैं फिर आपको आज निराश नहीं करूंगा और आज खबर भी गर्म ही है। वो असल में टाटा पावर से जुड़ी हुई है और टाटा पावर में इनफैक्ट 2 खबरें हैं, दोनों का कॉम्बो है। मैं दोनों क्लियर कर देता हूं आपके सामने। मेरे पास जो पहली इन्फॉर्मेशन आई, ये मैंने 2 ब्रोकर से अलग अलग तरीके से चेक करवाई है, उसके बाद ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लीजिए। ये मार्केट के गॉसिप्स होते हैं जो कि कंफर्म हो जाते हैं आगे चल के, उनको हम थोड़ा फिल्टर लगा के आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, खबर ये चल रही है कि इनका एक रूफटॉप बिजनेस है। आप देखते होंगे अब घरों के ऊपर अब सोलर पैनल्स लगते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी अपनी छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा रही है। उसमें टाटा पावर भी उसी बिज़नेस में है और अब जो रूफटॉप वाला बिज़नेस है इनका बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे मार्जिन्स पे चल रहा है। मेरे पास जो खबर है कि इनका अगली तिमाही में जो रूफटॉप का ऑर्डर साइज़ हो जाएगा वो 500 मेगावाट से बढ़ जाएगा। अब तक करीब 1600 मेगावाट रूफटॉप से
एनर्जी लेते हैं और ये 500 मेगावाट और बना देंगे, यानी कि ये करीब 2000 मेगावाट हो जाएगा आने वाले 1-1.5 क्वार्टर के अंदर। और तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर फंड्स की जो खरीदारी हो रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह मुंद्रा प्लांट भी है। मुंद्रा प्लांट से इनकी अंडर रिकवरीज चल रही है और इस बार के क्वार्टर में भी इनकी अंडर रिकवरीज, या इसको हिंदी में बोलें घाटा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इनका रूफटॉप वाला बिजनेस, हालांकि उसका साइज बैलेंस शीट में मैं बता देता हूँ करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास का है और अभी तक का एक्सपेंशन करीब 1600 मेगावाट का है। तो मेरे पास जो जानकारी है 500 मेगावाट और जुड़ जाएगा तो 2000 मेगावाट हो जाएगा अगले 1-1.5 क्वार्टर के अंदर ही, और उसके बाद इनको एक अच्छा बेनिफिट सेगमेंट से मिलेगा। आप पिछले 2 दिन के अंदर ही हमने अच्छा वॉल्यूम भी आते हुए देखा है। 1 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस कल हुई हैं इसके अंदर, यानी कि वॉल्यूम था इसका। और इसका एक वी वैम्प का लेवल है, वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल्स वाले जानते हैं, वो 212 है। वो फाइनली इसने कल पार किया और आज भी इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और चीज़, आनंद राठी ने भी रिपोर्ट निकाली है जस्ट 2 दिन पहले ही, और उनकी रिपोर्ट थी 24 तारीख की, आज है 26 तारीख, और उन्होंने भी इसका टारगेट अब 212 चल रहा है वो 256 किया हुआ है। तो 2 बड़े रीजन, रूफटॉप और मुंद्रा, फंड्स की बाइंग, वी वैम्प का पास आउट होना और पावर सीजनल प्ले भी है, अभी तो उनका समय चल रहा है। तो इसलिए इन सभी शेयर्स को पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज के हमने खबर गर्म सेगमेंट में टाटा पावर को रखा है। अभिषेक, ठीक है, टाटा पावर खबर गर्म है और हमने देखा है कि ये शेयर 200 रुपए के नीचे भी गया, थोड़ा सा वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन अब जो लक्ष्य हैं यहां से करीब करीब 20% ऊपर के हैं आनंद राठी के। और क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं डीलिंग रूम में, ये भी आपके सामने डिम पे रख दिया। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये डीलिंग रूम की चर्चाएं हैं, इस पर कोई भी व्यू बनाने से पहले आप अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें, अगर आप टाटा पावर के स्टॉक को लेकर कोई व्यू बनाना चाहते हैं तो। लेकिन खबर गर्म है के साथ साथ मौसम भी बहुत गर्म है, और जब मौसम गर्म होता है तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खास तौर से वीकेंड का जो प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज फिल्मी फ्राइडे है, वीकेंड प्लान लेकर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे। प्रशांत, देखिए दिल्ली वाले क्या करते हैं ना कि जो गर्मी होती है तो उनके पास ऑप्शन है कि कई बार वो मसूरी चले गए, नैनीताल चले गए, मनाली चले गए, तो नज़दीक वहाँ से। बाकी जगहों के लोग ना फंस जाते हैं, बाहर जा नहीं सकते। तो कुछ है जो थोड़ी सी इस दहकती गर्मी में थोड़ी उनको राहत दे सके? बिल्कुल बिल्कुल, और यही है कि जब आमतौर पे एक परसेप्शन ये होता था कि कई बार खराब फिल्में भी हम इसलिए देखने जाते थे कि वो थिएटर के अंदर थोड़ा सा एयर कंडीशनर रहेगा, 3-4 घंटे अगर हमें वो फिल्म पसंद भी ना आए। पुराने जमाने में बहुत होता था, ऐसा बहुत होता था। कई बार लोग क्या करते थे ना, मैं बताता हूँ आपको कि पता चला कि उस वक्त टिकटें होती थी 15, 20, 25 रुपए की, मतलब आज से 20-25 साल पहले बात कर रहा हूँ, तो लोग लिया कि मूवी नहीं तो सो जाते थे। तो ऐसा होता था। खैर आज आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन बहुत कुछ है। और इस बार थोड़ा सा इक्वेशन बदला है। इस बार ओटीटी पे एक्शन अभिषेक ज्यादा है, थिएटर पे चुनिंदा फिल्में रिलीज हुई हैं और क्वालिटी फिल्में रिलीज हुई हैं। तो मैं फटाफट से आपके दर्शकों को वो सारे ऑप्शन बता देता हूं। तो आज अगर हम बात करें सबसे पहले बिग स्क्रीन की, बिग स्क्रीन पर जिन फिल्मों ने एक तरह से आज दस्तक दी है, उनमें जिस फिल्म को मैंने देखा वो मैं पहले रेकमेंड आपको कर देता हूं। 2018 ये एक मलयालम भाषा की फिल्म है और हिंदी में भी रिलीज हुई है। बहुत ही शानदार फिल्म, साल 2018 में केरल में आए फ्लड्स का बैकग्राउंड है और ये बताती है कि जो रेन्स हैं, रेन्स को कई बार रोमांटिसाइज कर जाना एक तरह से आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। और इसने उस दौर में बहुत सारे किरदारों को लेकर एक बहुत ही शानदार फिल्म पेश की है। बहुत ही जबरदस्त विजुअल्स हैं, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं, थ्रिलिंग है और साथ ही इमोशनली भी आपको बहुत ज्यादा आपको ये फिल्म प्रशांत कहां देख सकते हैं? ये ओटीटी पे है? बिग स्क्रीन पे ये बड़े पर्दे पे आपको देखनी है और चुनिंदा थिएटर्स में है, तो आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी है। बारिश की बात हो रही तो अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल और बहुत मैं कहूंगा मलयालम सिनेमा जिस तरह की कहानियां लेकर आ रहा है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। बहुत ही अच्छी फिल्म है। एक मिनट बस आपको रोकूंगा, सुप्रिया लाइफ साइंसेज के नतीजे आएंगे, जरा इसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और प्लान आपसे जानेंगे संक्षेप में। लेकिन सुप्रिया लाइफ साइंसेज से बेटा 75 करोड़ से घटकर 55 करोड़ रुपए पर आए हैं, यानी कि कामकाजी मुनाफे में कमी आई है 20 करोड़ की साल दर साल आधार पर। हालांकि
अच्छी चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी नेगेटिव है। एबिटा मार्जिन 41% से घटकर 38.5% के आसपास का फिगर आया है। आय 181 करोड़ से घटकर आई है 142 करोड़ रुपए पर। तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज हर पैरामीटर पर हम ये कह सकते हैं कि कमज़ोर नतीजे प्राइमा फेसी इसके दिख रहे हैं। मितेश, व्यू दीजिए जरा सुप्रिया लाइफ साइंसेज पर, जिसके पास हैं वो अभी क्या करें इसमें। अभिषेक जी, स्टॉक का नाम बताएंगे फिर से? सुप्रिया लाइफ साइंसेज। ओके, सुप्रिया लाइफ साइंसेज। हाँ, जी। सुप्रिया लाइफ साइंसेज का सवाल है। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखो तो एक कंफर्मेशन पिछले 3 वीक में आया था, क्योंकि हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन किया है उसने, लेकिन अभी भी उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स है वो 292 का है। जब तक अभिषेक जी 292 क्रॉस नहीं होता तब तक स्टॉक जो है वो यही लेवल पे घूमेगा और एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा। तो हमारे हिसाब से अगर आपको पोजीशन लेनी हो तो इट इज़ बेटर कि आप वीकली या डेली क्लोज 292 के ऊपर आए। जो 4 नवंबर 2022 के वीकली कैंडल का हाई था उसके बाद ही आप ट्रेड लें, तब तक ये स्टॉक को अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लाइफ साइंसेज हालांकि नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि ये शेयर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी कोशिश करके अब ये हरे निशान में ये आ गया है। नतीजा हालांकि इसकी कमजोरियां देखना होगा कि बाकी क्या कोई एडजस्टमेंट है, कोई वन टाइम है, ये ज़रा इसमें नोट करने वाली चीज़ होगी। प्रशांत बताइए कि और क्या क्या करना है weekend बिल्कुल, पे? मैं फटाफट से आपके दर्शकों को बता देता हूं। बिग स्क्रीन पर जैसा हमने बताया 2018 एक फिल्म, इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा की फिल्म जोगीरा सारारा कॉमेडी फिल्म है, ये भी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। इसके अलावा अगर आप एक फैमिली के साथ या बच्चों के साथ कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं तो हॉलीवुड की फिल्म, डिज्नी की फिल्म द लिटिल मर्मेड है आपके पास, और ये फिल्म भी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स इसकी हैं, ये फिल्म भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ओटीटी पे। ओटीटी पे ढेर सारा कंटेंट है। ओटीटी पे जियो सिनेमा पे भेड़िया रिलीज हुई है, वरुण धवन की है, थिएटर में मिस किया आपने। अगर अमेजॉन प्राइम पे अगर हम देखें अजय देवगन की एक्शन ब्लॉकबस्टर भोला भी रिलीज हुई है, तो आप वो फिल्म अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। इसके अलावा नानी की फिल्म दशहरा अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस कर दिया साउथ की फिल्म, तो हिंदी में ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज के शौकीन हैं तो हॉटस्टार पर आपको मिलेगी सिटी ऑफ ड्रीम्स का 3rd सीजन। 2 सीजन बहुत ही जबरदस्त है, 3rd सीजन भी आ चुका है, स्ट्रीम हो रहा है, और ये सारा कंटेंट अभिषेक आपके दर्शकों के लिए इस बार हम कह सकते हैं कि बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक धमाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया प्लान आप बना सकते हैं। ऑप्शन आपको प्रशांत बता देते हैं और आप इसके बारे में सोच के कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या देखना है, इजीली आप यहाँ पर सब कुछ जान सकते हैं। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका बहुत धन्यवाद वीकेंड का प्लान हमारा बनाने के लिए। चलिए अब जरा बाजार का प्लान बनाते हैं, क्योंकि बाजार में अब आखिरी के 15 मिनट का सत्र बचा है और आज शुक्रवार भी है, और हम देख रहे हैं कि बाजार ने क्या बढ़िया रफ्तार दिखाई है, और इस वक्त 18,500 के स्तर पर ही निफ्टी कर रहा है। निफ्टी बैंक है 325 अंक ऊपर। सन फार्मा हमने देखा कि नतीजों के बाद इस शेयर ने अच्छी लीड ली है, अब ये 3% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और निफ्टी का टॉप गेनर है। उसके पीछे आरआईएल, हिंडाल्को, डिवीज लैब, एचयूएल, ये शेयर हैं जो आज निफ्टी में दम भरने काम कर रहे हैं। और हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो ओएनजीसी को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट हो। आपसे जरा व्यू चाहेंगे राजेश जी, बीएचईएल के शेयर को लेकर 4% ऑलरेडी नीचे है, ये क्या अभी और नीचे जाएगा? क्या इसको शॉर्ट करने के मौके खोजने चाहिए या अब छोड़ दें, अब समय नहीं बचा है? देखिए अभिषेक जी, शॉर्ट तो थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल जिस तरीके से तेजी में बना हुआ है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। जरूर वीकनेस है स्टॉक में, लेकिन एक अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 78 के आसपास और उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक एक जरूर दिखा सकता है, तो 78 नहीं टूटे जब तक कोई शॉर्ट करने का मूड यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। अलग अलग स्टॉक्स ज़रूर चेक करने चाहिए। फिनलेक्स केबल के नंबर आए, एक बड़ी कंपनी है, इसके नंबर्स आ चुके हैं और इसका जो मार्जिन्स है मैं वो थोड़ा आपको बता सकता हूँ, वो इम्प्रूव होकर आया है और ये 10% से आया करीब 12%। फिनलेक्स केबल लेके आई है स्क्रीन पर। इसका प्रॉफिट की फिगर भी मेरे पास आ गई है YOY बेसिस पर, यानी कि साल दर साल की, और इसका जो मुनाफा है वो इस बार आया है 1750 करोड़ का। नहीं, एक 1750 करोड़, यस, ये 2200 करोड़ से 175 करोड़, सॉरी। तो ये इसके नंबर्स आए हैं और इसका मार्जिन इम्प्रूव हो गया है। कहने का मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम है
मार्जिन्स इम्प्रूव्ड है, अबीटा भी मेरे पास आ चुका है, वो थोड़ा बढ़ कर आया है। तो मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स हैं, थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर प्रेशर, वैसे नंबर्स मार्जिन के फ्रंट पर और ऑपरेशन फ्रंट्स पर ठीक है। कंपनी का कोर जो कॉस्टिंग फैक्टर होता है वो होता है कॉपर के प्राइजेस, तो वो फिनोलेक्स केबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉपर के प्राइजेस थोड़े नीचे गए हैं, इसलिए ये नंबर्स क्वार्टरली बेसिस पर अच्छे आने की उम्मीद भी थी। मार्केट इस पर कितना रिएक्ट करेगा मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि ये अच्छे से पता होता है कि इनकी कॉस्टिंग का प्रेशर ज़्यादा है बजाय इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के। डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही अच्छा है, डिमांड पता ही अच्छी है कि रेलवे से काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है, इनका ईपीएस बिजनेस है वहाँ से काफ़ी अच्छी डिमांड है, रियल एस्टेट से काफ़ी अच्छी डिमांड है, लेकिन कॉपर के प्राइजेस का भी आइडिया मार्केट को रहता है। विजय जी, इनके नंबर ना काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल से लगते हैं फिनोलेक्स केबल के, क्योंकि एक तरफ डिमांड और दूसरी तरफ कॉस्ट का ही ज़्यादा चेक करते हैं लोग इसमें, और ज़्यादा कुछ होता भी नहीं इसमें देखने के लिए। लग के राय से शायद फिनोलेक्स केबल कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा नहीं, ये 855 पे चल रहा है। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर इस पे? विजय जी, ये क्वेश्चन आपसे, अनम्यूट कर लीजिए जरा। जी, मुझे थोड़ा सा और करेक्टिव होगा, और एक ये नेचुरल करेक्शन है जो स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और जैसे आपने कहा प्रेडिक्टेबल नंबर्स हैं डिम्पी, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं, मैं सरप्राइज्ड भी नहीं हूँ, मगर ये जो करेक्शन हुआ है वो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ऑन द कार्ड्स था, और यदि ये स्टॉक आपको यहाँ से थोड़ा सा और नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल, 800 के नीचे तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा यदि कोई मीडियम टर्म के लिए खरीदना चाहता है। बहुत अच्छा कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है, नो डाउट। इसमें जो मेजर लीवर्स होते हैं, रादर किसी भी कंपनी में जो मेजर लीवर्स होते हैं वो इनपुट कॉस्ट का होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो जैसे इनपुट कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर रिजल्ट रिएक्शन की वजह से नीचे मिलता है, की चेष्टा करनी चाहिए, और आने वाले तिमाहियों में दोनों चीज़ें, क्योंकि देखिए एक होता है कॉपर, दूसरा जो कॉपर के ऊपर स्लीव चढ़ती है वो प्राइमरीली जो रबर और प्लास्टिक होता है उसमें वो पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो पेट्रोलियम प्राइसेस भी नीचे आए हैं, क्रूड प्राइसेस भी नीचे आए हैं, तो संभावना अच्छी है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपनी अच्छा करे, और यदि नीचे मिलता है 800 के नीचे तो बहुत ही स्वीट स्पॉट होगा लेने के लिए। ओके, ठीक है, तो ये प्रेडिक्टेबल सा लग रहा था, इसलिए आप 1 से 1.5% का देख रहे हैं ना, जो टोटल जंप था वो करीब अभी 0.5% रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर ख़राब है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद नंबर मार्केट को पहले से अंदाज़ा था कि ऐसे ही कुछ नंबर आएंगे। तो फिनोलेक्स केबल के अंदर जो एक रिएक्शन ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ शेयर भी है, लेकिन फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से अगर आप पूछना चाहें, क्योंकि ये टिपिकल इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होता है, तो आप उसी हिसाब से ले। मेरे को प्राइमा फेसी सिर्फ नंबर्स देख के जो लगा वो मैंने आपके सामने अपनी बात रखी। खैर आगे बढ़ते हैं, मेरे रिपोर्टर इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश प्रियदर्शी, उनके पास एक अहम खबर है, LNG प्राइजेस को लेकर है। प्रकाश, क्या LNG कीमतों में जो वॉलिटिलिटी है उससे गवर्नमेंट परेशान है, या फिर ये अपने आप ही स्वायत्तता से, अपने आप ही ऑटोनोमस होके गवर्नमेंट ये फैसला लेना चाहती है कि नहीं आगे डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए LNG के प्राइजेस को स्टेबल करो, स्थिर करो? ये अस्थिरता की प्रॉब्लम है या फिर गवर्नमेंट का प्री एक्टिव स्टांस है? देखिए, सरकार ने इस तरह की जो मानसिकता बनाई है और प्लान ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी दी जाए। अब जैसा आपने पूछा कि सरकार ने ये योजना क्यों बनाई है, तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि LNG का जो इस्तेमाल हो वो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पर हो। इसको लेकर कई तरह की बातें पहले से की जा रही हैं, कंपनियां अपने लेवल पर भी कुछ कर रही हैं, कुछ रिटेल आउटलेट्स भी लगाने की बात चल रही है, लेकिन उसका मकसद तभी पूरा होगा जब इसका इस्तेमाल गाड़ियों में हो। लिहाजा योजना ये तैयार की गई है कि टू स्टार्ट विद मतलब कि जो बिगिनिंग में जो हैवी व्हीकल्स हैं, यानी कि ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उसमें LNG के इस्तेमाल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि पहले हैवी व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल बढ़े, उसके बाद छोटी गाड़ियों में भी इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना तैयार की है कि LNG सप्लाई के मामले में प्राइस स्टेबिलिटी दी जाए। योजना ये है कि कम से कम 2 से 3 साल तक प्राइस स्टेबिलिटी हैवी व्हीकल्स को, ट्रक्स एंड बसेस को दे दी जाए, ताकि वो ये तैयार, इस बात को लेकर वो तैयार हो जाएंगे कि वो जो मौजूदा गाड़ियां हैं उसके इंजन को
LNG ड्रिवन जो इंजन बनाया जाए उसमें उसको कन्वर्ट किया जाए, या फिर जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो LNG पर चलने वाली जो भारी गाड़ियां हैं वो तैयार करें। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की गई कि जो ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी है उससे बचने का यही रास्ता है कि जब वहाँ पे प्राइसेस कम हो, जैसे कि इस वक्त $9 से $10 के आसपास कीमतें हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर ली जाए, उसको स्टोर कर लिया जाए और ऑटो सेक्टर को यानी कि हैवी व्हीकल्स को 2 से 3 साल तक उसी रेट पे यानी कि फिक्स्ड रेट पर LNG की सप्लाई की जाए। ये योजना तैयार की गई है। इसको लेकर गेल को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। ये गेल की जिम्मेदारी होगी कि वो जब प्राइसेस कम हो खरीदे और फिर फिक्स प्राइस पर सप्लाई करे। पेट्रोलियम मंत्रालय का ये अनुमान कहता है कि करीब 40 MMSCM गैस की ज़रूरत जो है वो स्टार्टिंग में होगी, बाद में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वॉल्यूम को बढ़ाया जाएगा। और अगर आप LNG ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो उसमें 30% की कमी हम देख सकते हैं डीजल के मुकाबले। तो जाहिर तौर पे इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ये योजना तैयार की गई है और इस वक्त सरकार ऑटो कंपनियों के साथ भी इस मसले पर बातचीत कर रही है। जो दूसरी योजना है उसके हिसाब से गेल को यह भी निर्देश दिया गया है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि LNG का जो ट्रांसपोर्टेशन हो वाटरवेज के थ्रू हो, ताकि जो एंड यूज़र के पास जब LNG पहुंचे तो उसकी कीमतें कम हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए गेल को कहा गया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए और 6 महीने में इस पायलट प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी LNG की जो सप्लाई हो सस्ती दरों पर हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो LNG पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है और उसकी क्या डिटेल्स है प्रकाश ने आपके सामने रख दिए। सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव खबर है ET नाउ स्वदेश की। बाजार बंद होने में 6 मिनट के आसपास का समय रह गया। फटाफट जरा ये समझ लेते हैं कि BTST ट्रेड क्या करने हैं। राजेश जी फटाफट आप बताइए कहाँ पर आपकी नज़र है और BTST के तौर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो केमिकल स्पेस में हमें लगता है PI इंडस्ट्री को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है और जिस तरीके से डेली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है PI इंडस्ट्री एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। हम BTST के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3550 से 3580 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3440 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेस से, उसमें अरविंदो फार्मा हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से की तरफ स्टॉक अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में हमें लगता है मोमेंटम वापस कंटिन्यू होगा। हालांकि पिछली सीरीज में हमने अच्छा प्राइस बिहेवियर दिखा था। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट 635 640 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 605 के आसपास। 35 तक के टारगेट्स अरविंदो फार्मा के लिए, 605 का स्टॉप लॉस BTST ट्रेड के तौर पर अरविंदो फार्मा और PI इंडस्ट्रीज। राजेश जी की तरफ से। नितेश जी आप कौन से शेयर सजेस्ट करेंगे? सबसे पहला बाटा इंडिया। आई थिंक बाटा इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। 1593 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कल के लिए रहेगा 1517 1570। पहला टारगेट रहेगा 1610, दूसरा टारगेट रहेगा 1620। दूसरा टारगेट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमें लग रहा है कि 750 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। 764 के ऊपर इसको खरीदेंगे। 750 का इसका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट में पहला टारगेट रहेगा 780 का, दूसरा टारगेट रहेगा 790 का। तो दो स्टॉक है BTST के लिए, बाटा इंडिया, दूसरा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके डन। आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हो रही है इंडाइसिस के तौर पर। आज तो आज सीरीज़ की पहला दिन था, ऑलरेडी वैसे थोड़ी लाइट होती है। ये सीरीज़ का एंटर भी लाइट हुआ है और लास्ट वाली सीरीज़ जो मई की एक्सपायर हुई वो भी लाइट सीरीज़ थी। लाइट सीरीज़ का फ़ायदा और नुकसान क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई अच्छी खबर आई तो बाजार उसको उड़ा के ले जाएगा, और अगर बुरी खबर आई तो आप एक ही दिन के अंदर बड़ी करेक्शंस भी देखते हैं। 800 900 पॉइंट तक बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ हो सकता है। ये कुछ आज इसका एक नमूना आपके सामने और रखा है। मार्केट के अंदर वैसे अगर आप देखें तो कोई बड़ी खबर ऐसा सच नहीं आई है कल और अगर आज में फ़र्क देखें, लेकिन बाजार ने सिर्फ एक्सपायरी को एक मौका बनाया और जैसे ही सौदों की कटान हुई, नए फ्रेश सौदे मार्केट के अंदर मिले। मंथ अच्छा मिल रहा है, डेज़ इस बार ज़्यादा मिल रहे हैं सीरीज़ के अंदर, और करीब 30 दिन से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा काम हो गया बाजार के लिए और इसने 44,000 के ऊपर आज क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। अब कोई बड़ी बात नहीं, जब आप सोमवार को खुले और आपको गैप अप मिल जाए तो आप बैंक निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं। नया 151.70 लगा के आए थे हम और .10 से हम रह गए थे पिछली बार। तो इस बार ATH यानी कि ऑल टाइम हाई आप गैप के साथ भी ला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा ध्यान रखना। हालांकि ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी का वो थोड़ा दूर, निफ्टी का जो वो थोड़ा दूर है। आते हैं 2-3 सेक्टर्स पे और एक बार FMCG और ऑटो आपको और बता देते हैं। वो अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं।
अगर आप FMCG और ऑटो का 52 वीक चार्ट दिखा पाए, निफ्टी ऑटो और निफ्टी FMCG लिखेंगे, चार्ट आ जाएगा, 52 मारेंगे, साल का आ जाएगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं इस समय। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि खपत वाले दोनों सेगमेंट FMCG और ऑटो ये अपने साल के हाई पर हैं। ये आप देखिए 52 वीक हाई, एक साल का रिटर्न करीब करीब 31% है। इसी तरह का ऑटोस का एक साल का रिटर्न करीब करीब 25% है। इन दोनों के दिखाने के पीछे का मतलब ये है कि कंजम्पशन लेड जो स्टोरीज़ हैं वो मार्केट काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। FMCG और ऑटो इसका सूचक है। FMCG स्लाइटली ग्रामीण के साथ जुड़ा हुआ है और ऑटो स्लाइटली अर्बन कंजम्पशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपको दोनों ही अच्छा सूचक बता रहे हैं। 1.5 मिनट का समय, मार्केट बंद होने की हो रही तैयारी। कुछ बेहतरीन शेयर। अच्छा राजेश सर, लास्ट में चलते चलते ये हिंदुस्तान कॉपर था ना आपकी लिस्ट में आज? बिल्कुल आपकी जो सुबह आपने ट्रेड दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, राजेश सर, हिंदुस्तान कॉपर। बिल्कुल डिम्पी जी, हिंदुस्तान कॉपर पे हमें लगता है 112 तक की अपसाइड आएगी। काफी स्ट्रांग यहाँ पे एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली और प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है, तो इसीलिए हमें हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 103.50 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। मैंने अगर आप नहीं होता ना तो मैं पूछ लेता, इसलिए मेरे को ध्यान था, मैंने लिखा था, मैंने वो जरा जल्दी में लिख दिया डॉक्टरी भाषा में, तो मेरे को लगा कि मैं पता गलत शेयर तो नहीं बोल दूँ कहीं मैं। तो हिंदुस्तान कॉपर था आपकी लिस्ट में, अच्छी बात है। और मेरी शीट में भी अभी थोड़ी देर पहले आया कि इसको BTST के तौर पर देखा जा सकता है, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर दिया। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एडवांस डिक्लाइन भी। आज करीब 1000 शेयर प्लस में थे, 300 शेयर नेगेटिव थे। आज की रेशियो ये थी 10:3। बंद होते होते हम हो रहे हैं 12:8, यानी कि करीब 3 शेयर बढ़े हुए हैं और 2 शेयर आपको कमज़ोर मिलेंगे, कुछ ऐसे रेशियो है। एडवांस डिक्लाइन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2023 के निफ्टी के हाई पे जाके आज क्लोज करने की तैयारी कर रहे हो। बड़ी वजह वेटेज वाले शेयर्स का चलना। रिलायंस चल गया, TCS चल गया, इन्फोसिस चल गया, सन फार्मा में से चल गया। तो इन 4-5 शेयरों की अपनी अगर वेटेज भी देखे ना बहुत अच्छी है और वो काम कर गई। आज अपनी स्क्रीन पर आप वो देख भी पा रहे हो। इसके अलावा सेक्टोरियल अगर आप चेक करेंगे तो वैसे थोड़ा फार्मास्यूटिकल नीचे है, वो थोड़ा हेज रहता है। वैसे अदरवाइज़ वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर सेक्टर्स आज फिर से पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे थे। तो आज की क्लोजिंग, इस वीक की क्लोजिंग अपने आप में काफ़ी शानदार। 7% के 2 सीरीज़ के रिटर्न लेने के बाद जून सीरीज़ का आगाज़ काफ़ी अच्छा हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मई के अंदर हमने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, शायद इस बार भी सीरीज़ के अंदर हम शुरुआती 10 दिनों में कम से कम बैंक निफ्टी को तो ऑल टाइम हाई टेस्ट कर ही देंगे वापस से, क्योंकि मात्र 150 पॉइंट हम वहाँ से दूर हैं। तो आज की क्लोजिंग अच्छी, आज का मार्केट का मोमेंटम अच्छा और आप वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और राजेश जी आपका भी शुक्रिया, मितेश आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए एंड हैप्पी वीकेंड टू यू। आप सबको इस बार अच्छा वीकेंड आपका मने, क्योंकि बाज़ार भी थोड़ा अच्छे मूड में दिख रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।